तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, इसमें एक लैंग्वेज के थ्रू हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में समझाया जा रहा है। बोल रहा है कि ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को जब डबल कर दिया जाता है तो जो आपका रेट है वो कितने टाइम्स हो जाता है? 8 टाइम्स हो जाता है। लेकिन जब सिर्फ बी की कंसंट्रेशन को डबल किया जाता है तो रेट जो है वो कितने टाइम्स हो जाता है? 4 टाइम्स हो जाता है। तो अब क्या करना, पहले आप इंडिविजुअल जो कंपोनेंट आपके पास में अवेलेबल है उसकी इंफॉर्मेशन से किसी एक की ऑर्डर फाइंड कर लें, फिर उसी एक की ऑर्डर को दोनों के कॉम्बिनेशन के टाइम पर रख दें तो दूसरा नोन भी आपको फाइंड हो जाएगा। जैसे मैं सिखाता हूं, एक बार देखिए आप इधर, एक एग्जाम के बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, जिन्हों पर कई बार क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब देखना, तो यहां पर पहले मैं क्या कहूंगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर एक्स बोलता हूं। अब बोलता क्या है कि जब बी की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट कितने टाइम्स हो जाता है? 4 टाइम्स हो जाता है। इसका मतलब आर 4 टाइम होता है कब? जब बी की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं 2 की पावर एक्स। यहां से जब मैं रिलेट करूंगा इसको तो मेरे पास में जो एक्स का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर बोल दिया y और बी की पावर बोल दिया कितना? अब बोल रहा है कि जब दोनों की कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में जो रेट है वो कितने टाइम्स हो जाती है? 8 टाइम्स हो जाती है। तो ये लीजिए, रेट की जगह लिख दिया 8 टाइम्स, कंसंट्रेशन इसकी डबल, पावर कितनी हो गई? y, और इसकी कंसंट्रेशन भी डबल और इसकी पावर कितनी है? 2। तो 2 2 जा 4, 4 इधर आएगा तो 8/4 कितना हो गया? 2। 2 की पावर कितनी पुट करूं कि 2 आए? तो डेफिनेटली 1 पुट करोगे। तो यहां से जब आप रिलेट करोगे तो आपको y का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो रेट लो एक्सप्रेशन लिखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, वो क्या मिलेगा? के ए की पावर कितनी आ जाएगी? 1, बी की पावर कितनी आ जाएगी? 2। अगर ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पूछता तो बोलता 1, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पूछता तो बोलता 2, ओवरऑल अगर ऑर्डर पूछता तो कितना बोलता? 1 + 2 = 2, 3। तो यहां पर हमें लैंग्वेज के थ्रू किस तरीके से रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है, इस चीज की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स बहुत सिंपल चैप्टर है और केमिकल काइनेटिक्स में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी तरीके के बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा करके देखेंगे, आपको पता चलेगा सर बस इसी लैंग्वेज के क्वेश्चन बनते हैं। उसमें कभी ऑर्डर पूछ लेगा, कभी रेट कांस्टेंट पूछ लेगा, कभी रेट लो एक्सप्रेशन पूछ लेगा। बस यही जो घूम फिर करके इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहा हूं। अभी तो आगे बहुत सारे सेक्शन हैं, पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है। कभी कंसंट्रेशन का इफेक्ट बताएगा, कभी वॉल्यूम का इफेक्ट बताएगा। काफी सारी वेराइटीज हम कवर कर चुके हैं, कुछ वेराइटीज हम और अभी कवर कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके सामने, एक बहुत ही अच्छी रेंज का क्वेश्चन है। चलो अब धीरे धीरे वेराइटीज बढ़ती जा रही है, अब आपके सामने है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें एक हैबर्स प्रोसेस के बारे में बात किया हुआ है। N2+3:2 की बात की हुई है और बोल रहा है कि जो अमोनिया इसका अपीयरेंस है वो बता रखा है 0.001 kg/h। अब यहां बात सुनना मेरी ध्यान से, कभी भी स्टोइशियोमेट्री को वेट की टर्म में नहीं पढ़ना, हमेशा इसको काय में पढ़ना? कंसंट्रेशन की टर्म में या मोल की टर्म में पढ़ना। अगर वेट दिया हुआ है तो पहले काय में कन्वर्ट करना? मोल में कन्वर्ट करना। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां हमारे को पूछा हुआ कि तो रिलेटिव डिसअपीयरेंस ऑफ H2 क्या होगा। तो पहले अपन वही रेट लो एक्सप्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं मैं। इन दोनों के बीच में अगर मेरे को रिलेशन लेना है तो मैं बोलूंगा -1/3 dH2/dt = 1/2 dNS3/dt। तो यहां से -dH2/dt = क्या हो जाएगा? 3/2 of dNS3/dt। अब ध्यान से समझना बात, यहां हमें जो दिया हुआ है वो 0.001 kg/h दिया हुआ है। केजी में बात नहीं बनेगी, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए लिखूंगा -dH2/dt = 3/2 इंटू, अब इसका जो वैल्यू है वो कितना है? 0.001 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000, अपॉन में मोल्स बना रहे हैं तो 17। तो क्या हो जाएगा? 1/17। यह आ जाएगा कितना? 3/34। यहां से कैलकुलेट करूंगा इसे तो आ जाएगा dNS3 - dH2/dt = 3/34 आ रहा है। कैलकुलेट करेंगे तो 0 पॉइंट, ये अपने पास में जो भी वैल्यू आ रही है इसको मैं 3/34 ही लिख देता हूं एक बार। मोल्स पर आर। लेकिन क्वेश्चन आप देखो,
क्वेश्चन में आपको जो बोला हुआ है वो क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन के अंदर आपको बोला हुआ है मोल पर आवर नहीं चाहता, वो क्या चाहता है, क्वेश्चन के अंदर केजी पर आवर में वो कन्वर्ट करवाना चाहता है। तो इसे केजी पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मोल दिए हुए हैं इन मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। और हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो इधर लिख रहा हूं, -dH2/dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3/34 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये ग्राम में आ जाएगा, ग्राम पर आवर, यूनिट साथ साथ में लेके चल रहा हूं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.176 ग्राम पर आवर। लेकिन क्वेश्चन में मुझे ग्राम पर आवर नहीं पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, किलोग्राम पर आवर पूछा हुआ है। कर दूंगा कन्वर्ट, ये लीजिए, आ जाएगा 1.76 इंटू 10⁻⁻4 kg पर आवर। अब जो पूरा क्वेश्चन है इसका एक बार वापस से कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। हमें अमोनिया की इंफॉर्मेशन मिल रही थी, वो मिल रही थी काय में, किलोग्राम पर आवर में। मैंने क्या कहा, स्टोइशियोमेट्री को कभी भी हम नहीं पढ़ सकते किस रूप में, वेट के रूप में। अगर मुझे इसको रिलेट करना है किसके साथ में, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस किसी के भी, तो उस सिचुएशन में मुझे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मोल में। NH3 के अपीयरेंस की मोल की इंफॉर्मेशन से पहले मैंने क्वेश्चन में हाइड्रोजन के डिसअपीयरेंस की रेट को पता कर लिया। जब हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस का पता चल गया, वो मोल की टर्म में आ रहा था, लेकिन मैंने क्या देखा क्वेश्चन में, क्यों किलोग्राम में चाहता है, कोई बात नहीं है, हम मोल से पहले जाएंगे ग्राम में, ग्राम मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और ग्राम से फिर कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर। यहाँ एक और पॉसिबिलिटी बन सकती थी, क्या, कि वो जो अमोनिया है इसका डिसअपीयरेंस देता काय में, किलोग्राम पर आवर में, और इसको पूछ लेता मान लो आपको किलोग्राम पर सेकंड के अंदर, ग्राम पर सेकंड के अंदर। तो कोई बात नहीं है, जिस तरीके से पहले अपन ने वेट का कन्वर्जन किया उसी तरीके से हम लोग साथ साथ में टाइम का भी कन्वर्जन कर लेते। टाइम के कन्वर्जन की हमने बात पहले भी कर रखी है। मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन को फाइनल ओके बोलें, उससे पहले यूनिट्स को जरूर चेक कर लें। ये बात मैं मेरे वीडियो लेक्चर्स में कम से कम 10वीं बार बोल रहा हूँ, इससे भी ज्यादा टाइम्स में बोल चुका हूँ स्टूडेंट्स कि यूनिट फाइनली आपको चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि कई बार सब कुछ सही होने के बाद भी केवल यूनिट का कन्वर्जन ध्यान नहीं देने की वजह से हमारा अच्छा जो क्वेश्चन हो रहा था वो लास्ट मोमेंट में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा यूनिट लास्ट में जरूर चेक कर लें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, इस क्वेश्चन के अंदर एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हम लोग अब ये डिसाइड कर रहे हैं। इसमें एग्जाम के अंदर जो अप्रोच पूछी गई थी वो देख लेते हैं। इसमें आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि -dA/dt इक्वल्स टू K1a⁻2, dB/dt इक्वल्स टू K2a⁻2 एंड dC/dt इक्वल्स टू K3a⁻2। और इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर दी हुई थी वो दी हुई थी कि 2a gives b plus 3c। ये इक्वेशन हमारे पास में अवेलेबल है। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2a gives b plus 3c। अब बच्चों सबसे पहले इसका क्या करना है, अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है। इस तरीके की प्रैक्टिस करा के अब एक क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ वो आपको मेरे साथ साथ में फटाफट से आप बोलते चलना और खुद प्रैक्टिस भी करते चलना। एक लाइव क्लास के रूप में इसे आप समझें तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जैसे सबसे पहले इसे क्या देखते हैं, -1/2 dA/dt इज इक्वल्स टू dB/dt इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, 1/3 dC/dt। अब हमें जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि -dA/dt है वो K1a⁻2 है, ठीक है। तो ये जो -dA/dt मुझे यहां दिख रहा है उसे मैं K1a⁻2 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 K1a⁻2। प्रैक्टिस कर रहे हो ना साथ साथ में, ठीक है। तो 1/2 K1a⁻2। अब dB/dt को इसने क्या लिख रखा है, K2a⁻2। और dC/dt को क्या लिखा है इसने, 1/3 में लूंगा इसे, और dC/dt को लिखा है K3a⁻2। यहां से कंपेयर करते हैं तो मेरे पास में a⁻2 और a⁻2 क्या हो जाएगा, कैंसल। ओके, अब क्या बचता है देखो, इधर आ जाएगा K1/2 इक्वल्स टू K2/3 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू K3/3। बरोबर है। अब इसे आप
एलसीएम लेकर के भी आप कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका, अगर मैं 6 एलसीएम लेता हूं तो हो जाएगा 3k1 इक्वल्स टू 6k2 इक्वल्स टू 2k3। दोनों ही आंसर सही है। ऑप्शन में हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन क्या मिल रहे हैं। ये एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको N2O5 के साथ में करवा दी थी, पर एक बार प्रैक्टिस के लिए कि एग्जाम में किस तरीके से एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया वो मैंने बता दिया। अब 2 क्वेश्चन अगर सेम पैटर्न पर हो गया तो मेरे ख्याल से अब इसकी आपको एडिशनल प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा क्वेश्चन आएगा, उसके ऊपर आप अटैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए इसको और इंक्लूड किया है, आपके साथ में शेयर किया है, आपकी थोड़ी सी डायरेक्ट प्रैक्टिस भी करवाई है। जब नेक्स्ट लेवल पर क्वेश्चन आते हैं और कुछ मिलती जुलती वैरायटी आपको देखने को मिलती है, तो आप खुद वीडियो लेक्चर के अंदर साथ साथ में आगे आगे बढ़ा करो, साथ साथ में बोला करो, और उसको टीचर के साथ में क्या किया करो, मैच किया करो कि मेरी जो कंसेप्ट है वो बरोबर सर के साथ में मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो उससे आपको क्या होगा, एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा क्लास के साथ ही। और ये जितनी भी अपनी क्लासेस अभी चल रही है, इन क्लासेस का केवल एक ही मोटो है, आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो, साथ साथ में कॉन्फिडेंस डेवलप हो, एक आपकी स्माइल चेहरे पर बनी रहे हर टाइम, और आपका अंदर से ये लगे, मन बार बार ये कहता रहे कि यार नहीं यार, मतलब अब लग रहा है मुझे कि मेरा फटाफट से बहुत अच्छा कुछ होने वाला है और जल्दी से जल्दी मैं अच्छी प्रैक्टिस करूं और 26 जो जुलाई आ रही है उसको मैं रॉक करूं। अब जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एक बहुत ही अच्छी रेंज का क्वेश्चन है, फिर एक कुछ अच्छी बातें यहाँ पर सीखने वाले हो। इसमें क्वेश्चन में एक रिएक्शन आपको बोली है 2NO2 gives N2O4 और आपसे पूछा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 आप बताइए। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन के कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं। अब आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक तो N2O4 NO2 जो है वो N2O4 में कन्वर्ट हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन में, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में N2O4 वापस क्या बना रहा है, NO2 बना रहा है। इसका मतलब जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, उस डिसअपीयरेंस में आपको जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, उस फॉरवर्ड रिएक्शन में जो खर्चा है NO2 का, उसमें से बैकवर्ड रिएक्शन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में आपको NO2 वापस बनता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अभी अपने को क्या करना है, सिंपल सा दो पहले रेट लो एक्सप्रेशन लिख देते हैं। यहां पर फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो जाएगा R फॉरवर्ड इक्वल्स टू K1 NO2 की पावर क्या हो जाएगा 2, और जो R बैकवर्ड है ये क्या हो जाएगा K2 बैक साइड में N2O4। अब मैं क्या बोलता हूं, जो ओवरऑल रेट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1/2 dNO2 ओवर dt इज इक्वल्स टू dN2O4। अब d/dt N2O4। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो -dNO2 ओवर dt चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा -dNO2 ओवर dt इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R। और ये R जो है वो क्या है, रेट किसके लिए, केवल डिसअपीयरेंस के लिए, जिसे मैं क्या लिखूंगा R फॉरवर्ड माइनस R बैकवर्ड। ध्यान दे रहे हैं ना आप इस बात को कि मैं इस R को R फॉरवर्ड माइनस R बैकवर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ किसका डिसअपीयरेंस चाहिए, N2O4 का। तो जितना आगे जा रहा है उसमें से पीछे आने वाली रिएक्शन को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, ताकि N2O4 का नेट खर्चा मेरे पास में आ जाए। तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा R को किससे, ट्वाइस ऑफ R फॉरवर्ड माइनस R बैकवर्ड। तो यहां से आ जाएगा -dNO2 ओवर dt इज इक्वल्स टू क्या बनता है, ट्वाइस ऑफ R फॉरवर्ड की जगह लिखूंगा K1 NO2 स्क्वायर, K1 NO2 स्क्वायर और माइनस K2 N2O4। आप चाहे तो इसे एक्सपांड कर सकते हैं, फाइनली यह जाएगा ट्वाइस ऑफ K1 NO2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ K2 N2O4। तो बच्चों कुल मिलाकर के यहां पर आपको देखो रेट लो दिया हुआ नहीं था, तो यहां लोमा काम आया, लॉ ऑफ मास एक्शन, उससे हमने प्रेजेंटेशन लिया। प्रेजेंटेशन में हमने जो ये लिखा वो किसके अकॉर्डिंग लिखा है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखा है। अब मुझे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन मिल गई थी, मुझे तो NO2 के डिसअपीयरेंस की बात करनी थी। तो जो यहां पर मेरे पास में R आ रहा था, इस R को मुझे इंडिकेट करना था कि ये R क्या है, R नेट रेट है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ NO2 के डिसअपीयरेंस की यहां पर बात करनी थी। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात यहां जो थी वो मैंने अब आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स हमारे सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में आप क्या सीख रहे हो बता देता हूं। एक केमिकल रिएक्शन अपने को मिल रही है और इस केमिकल रिएक्शन में स्टेप्स दी हुई है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप, ये सारी बातें हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आई है और उसका हमारे को रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमेशा स्लो स्टेप से लिखा जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख भी दिया तो फिर आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि आपके रेट लॉ एक्सप्रेशन में कहीं ऐसी टर्म तो नहीं आ रही जो आपकी मेन रिएक्शन को बिलोंग नहीं करती है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, इसमें ये बातें मैं समझा दूंगा आपको। तो जैसे इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 2NO + O2 gives 2NO2, ये मेरी एक मेन रिएक्शन है। इस मेन रिएक्शन के मैकेनिज्म में एक तो बता रखा है नो नो, NO + NO इज नो नो, तो NO + NO to N2O2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये कैसे स्टेप है? फास्ट स्टेप है। और N2O2 + O2 gives 2NO2, ये स्लो स्टेप है। तो ये तो पहले से डिसाइड है कि जो अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, RDS होगा, वो कौन सा होगा? स्लो स्टेप होगा। तो यहां से जो रेट लॉ लिखा जाएगा R = वो आ जाएगा K2, ये आ जाएगा N2O2 एंड आ जाएगा O2। अब कुल मिलाकर के मैं यहां पर ये देख पा रहा हूं कि जो ये N2O2 वाला पार्ट है ये मेरी मेन रिएक्शन में अवेलेबल नहीं है, और अगर ये मेन रिएक्शन में अवेलेबल नहीं है तो इसको नाम देंगे क्या? इंटरमीडिएट। अब साहब इंटरमीडिएट को पहले रिप्लेस करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट को रिप्लेस करने के लिए आपको दूसरी जो इक्वेशन है, रिएक्शन है, उसमें कोई ना कोई ऐसा बहाना मिलेगा जिससे आप उस इंटरमीडिएट को क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको यूज कर सकते हैं। के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड को क्या बोलते हैं बच्चों? के इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहां से आ जाएगा K1 अपॉन K - 1 इक्वल्स टू, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, इक्वल्स टू N2O2 अपॉन NO²। तो यहां से जो N2O2 है इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो आ जाएगा K1 अपॉन K - 1 NO का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जो आप देख सकते हैं, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम दें, और अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दें, तो जो फाइनल रिएक्शन मेरे सामने आ रही है उसको मैं एक्सप्रेशन के रूप में क्या लिखूंगा? R = K2, और इसकी जगह जो आपका N2O2 इसको रिप्लेस कर दूंगा किससे? K1 अपॉन K - 1, और बाकी आ जाएगा ये NO का स्क्वायर, और आ जाएगा क्या? O2, NO² O2। तो अगर मुझे रेट कांस्टेंट पूछे ओवरऑल, तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट तो क्या हो गया? K बोल दू इससे, तो आ जाएगा K2 × K1 अपॉन K - 1। ये तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट आ गया। इसके अलावा अगर मुझसे ऑर्डर पूछा होता तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आती? NO की पावर तो कितनी है? 2, और O2 की पावर कितनी है? 1। तो ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर पूछी जाती तो कितनी आ जाती? 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाती। कुल मिलाकर के ये एक मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, जिसमें मैकेनिज्म में इस बात को हमने समझा स्लो स्टेप RDS है। RDS से क्या लिखा जाता है? हमेशा रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाता है। इसके अलावा इंटरमीडिएट जब भी आएगा उसे हमेशा क्या करना है? रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए डेफिनेटली आपके पास में इंफॉर्मेशन होगी, किस तरीके से रिप्लेस करना है वो मैंने अभी सिखाई दिया। प्रैक्टिस और थोड़ी बहुत करवा दूंगा अभी नेक्स्ट एक आध 2 क्वेश्चन के अंदर, उससे आपको पता चल जाएगा। आज हम लोगों ने एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि काइनेटिक्स का ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें क्वेश्चंस रैंडम ले रहे हैं, ताकि थोड़ी देर पहले जो पढ़ी हुई चीज है वो वापस सामने आ रही है, रिवीजन हो रहा है, रिवीजन हो रहा है तो मजा आ रहा है।